महाराज, एकमात्र उपाय है गंधर्व पुष्प। ये वही राक्षस का अंतिम अवतार था जो अब एक दिव्य राक्षस के रूप में सामने आया था। राजवैद्य रानी सुरेखा के पास चिंतित खड़े हैं। रानी की हालत और भी बिगड़ चुकी है, उनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। तभी दरवाजे पर घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। प्राचीन समय की बात है। वीरपुर राज्य में राजा विक्रम अपनी रानी सुरेखा और अपने वफादार मंत्री चाणक्य के साथ सुख शांति से राज करता था। राजा और रानी की जोड़ी मिसाल थी, परंतु एक दिन महल में अनहोनी हो गई। एक शाम जब रानी अपने बाग में टहल रही थी, ठंडी हवा के झोंके फूलों को हौले हौले हिला रहे थे। चांद की रोशनी बाग में एक अद्भुत शांति फैला रही थी। रानी गहरी सोच में मग्न थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सर्प फुफकारता हुआ निकला। रानी ने उसे देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, नाग ने उनकी एड़ी पर डस लिया। रानी दर्द से करहा उठी और उनका शरीर अचानक कांपने लगा। उनके साथ आई दासियां भयभीत होकर चिल्लाने लगी और महल की ओर दौड़ी। रानी कुछ ही पलों में अचेत होने लगी। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा और सांसें तेज हो गईं। उन्हें तुरंत राजमहल में ले जाया गया। राजा विक्रम जब इस भयानक घटना के बारे में सुनकर कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने रानी को निर्जीव सी पड़ा देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और होठ नीले हो गए थे। राजा विक्रम की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उनके मन में एक अजीब सा भय घर कर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और तुरंत राजमहल के सेवकों को आदेश दिया। राज्यवेद को तुरंत बुलाया जाए, जल्दी करो। रानी सुरेखा अचेत अवस्था में पड़ी है। राजवैद्य रानी का उपचार कर रहे हैं। राजा विक्रम व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हैं। दासियां सिसकियां भर रही हैं। तभी राजवैद्य कमरे में प्रवेश करते हैं। वैद्य जी, मेरी रानी कैसी है? क्या कोई उपाय है? महाराज, रानी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। ये साधारण नागदंश नहीं है। जिस नाग ने इन्हें डसा है उसका विष अत्यंत घातक और दुर्लभ है। धीरे धीरे ये इनके शरीर में फैल रहा है। यदि शीघ्र उपचार ना किया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो फिर देर मत करिए, कोई भी उपाय हो मुझे बताओ। मैं अपनी रानी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। महाराज, एकमात्र उपाय है गंधर्व पुष्प। यह एक दुर्लभ फूल है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर एक रहस्यमयी जंगल में खिलता है। उसका रस ही इस विष को समाप्त कर सकता है। गंधर्व पुष्प? लेकिन महाराज, वो पुष्प अत्यंत दुर्लभ है। सुना है उसकी रक्षा दुष्ट प्रेत करते हैं और वहाँ तक पहुँचना असंभव जैसा है। असंभव कुछ नहीं मंत्री जी। अगर इस फूल से मेरी रानी का जीवन बच सकता है तो मैं तुरंत इसे लेने जाऊंगा। महाराज, ये यात्रा कठिन और जोखिम भरी होगी। आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु ध्यान रहे महाराज, गंधर्व पुष्प केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और यदि सूर्योदय से पहले इसे तोड़ा ना गया तो ये नष्ट हो जाता है। आपके पास अधिक समय नहीं है, जाइए जल्दी। तो फिर और देरी क्यों? हम अभी प्रस्थान करेंगे। मंत्री जी, तैयारी करवाओ। राजमहल के प्रांगण में घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई देती है। राजा विक्रम, मंत्री चाणक्य और कुछ सैनिक यात्रा के लिए तैयार खड़े हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही पूर्णिमा की रात आएगी हमें गंधर्व पुष्प को ढूंढ लेना होगा।
महाराज, यात्रा कठिन होगी। ये जंगल सिर्फ रास्तों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद दुष्ट शक्तियों की वजह से भी खतरनाक है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। चलो तुरंत प्रस्थान करते हैं। राजा और उनकी टोली घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगती है। चारों ओर अंधेरा घिर रहा है, रास्ता संकरा और पेड़ों से घिरा हुआ है। अचानक एक अजीब सी धुंध चारों ओर फैलने लगती है। महाराज, ये कोहरा अजीब है, लगता है ये सामान्य नहीं है। सावधान रहिए, ये जगह जादुई शक्तियों से भरी हुई है। अचानक कोहरे से निकलकर एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। वो एक विशालकाय छायामयी राक्षस है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। कौन हो तुम लोग? क्यों इस जंगल की शक्ति भंग करने आए हो? मैं वीरपुर का राजा विक्रम हूँ। मैं अपनी रानी को बचाने के लिए गंधर्व पुष्प लेने आया हूँ। हमें रास्ता दो। गंधर्व पुष्प हर किसी को नहीं मिलता। जो इसे चाहता है, उसे अपनी बुद्धि और साहस से मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। रहस्यमय आकृति के शब्दों के साथ ही घने कोहरे के बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी आवाज से हवा में भय का संचार हो रहा था। राजा विक्रम, गंधर्व पुष्प की रक्षा केवल प्रेत नहीं, मैं भी करता हूँ। अगर तुम्हें ये पुष्प चाहिए तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं अपनी रानी को बचाने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। कहो, क्या परीक्षा देनी होगी? मुझसे युद्ध करो राजन, और फूल ले जाओ। राजा विक्रम ने तलवार खींच ली। मंत्री चाणक्य और सैनिक सतर्क हो गए। राक्षस अपना जबड़ा खोलकर दहाड़ने लगता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगती हैं। सावधान मनुष्य, मैं साधारण सर्प नहीं हूँ। मेरी शक्ति का सामना करना आसान नहीं होगा। जैसे ही राक्षस गरजता है, चारों ओर बिजली सी चमक उठती है। हवा में एक अजीब सा कंपन होने लगता है। राजा विक्रम पूरी सावधानी के साथ अपनी तलवार थामे खड़े रहते हैं। मैं किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं हूँ। आओ देखता हूँ तुम्हारी शक्ति। राक्षस अपना पैर जमीन पर मारता है, जिससे आसपास की जमीन दरकने लगती है। फिर वो तेजी से राजा विक्रम पर झपटता है, लेकिन राजा विक्रम फुर्ती से पीछे हटते हैं और अपनी तलवार से वार करते हैं। तलवार राक्षस की त्वचा पर लगती है, लेकिन उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती। महाराज, इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। राजा विक्रम कुछ पल के लिए सोचते हैं, फिर उन्हें एक युक्ति सूझती है। वे अपनी तलवार मयान में डालते हैं और राक्षस को संबोधित करते हैं। हे राक्षस राज, तुमने मुझे युद्ध करने की चुनौती दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वीर वही होता है जो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि अपने वचन का भी पालन करे। यदि मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या तुम अपना वचन निभाकर हमें गंधर्व पुष्प लेने दोगे? यदि तुम सच में मुझे परास्त कर सकोगे तो ही मैं तुम्हें फूल लेने दूंगा, लेकिन ऐसा कर पाना असंभव है। तो फिर एक और चुनौती स्वीकार करो। तुम अमर और शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम अपनी फूंक से इस जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष को गिरा सकते हो? राक्षस हंसता है। उसकी हंसी गरज की तरह गूंजती है। फिर वो जोरदार फूंक मारता है, जिससे एक विशाल वृक्ष धराशायी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वृक्ष गिरता है, उसी के पीछे छिपा एक रहस्यमयी चिन्ह उजागर होता है। मंत्री चाणक्य मुस्कुराते हुए बोलता है, महाराज, ये देखिए, ये एक प्राचीन यंत्रणा चक्र है जो किसी भी अमर प्राणी को कुछ समय के लिए शक्तिहीन कर सकता है। तो यही इसका रहस्य था। राजा विक्रम तेजी से उस चिन्ह पर अपनी तलवार रख देते हैं, जिससे अचानक एक दिव्य प्रकाश निकलता है। प्रकाश के किरणें राक्षस को घेर लेती हैं और उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है।
ये कैसे संभव हुआ? युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि चतुराई से भी जीता जाता है राक्षस राज। राक्षस की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और वो अपनी जगह पर ठिठक जाता है। कुछ क्षण बाद वो झुक जाता है। राजा विक्रम, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम सच में एक सच्चे योद्धा और बुद्धिमान राजा हो। जाओ, गंधर्व पुष्प तुम्हारा हुआ। राजा विक्रम बिना समय गवाए गंधर्व पुष्प की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अचानक एक रहस्यमयी हवा चलने लगती है और पुष्प के चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच प्रकट हो जाता है। जो भी इस पुष्प को लेना चाहता है उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। राजा विक्रम और मंत्री चाणक्य चौकन्ने हो जाते हैं। तभी हवा में चमकती हुई एक विशाल आकृति प्रकट होती है। ये वही राक्षस का अंतिम अवतार था जो अब एक दिव्य राक्षस के रूप में सामने आया था। हे राजन, तुमने अपने पराक्रम और बुद्धि से मेरी पहली परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, पर गंधर्व पुष्प केवल उसी को मिलता है जो अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर पूरे लोक के कल्याण का संकल्प ले। क्या तुम केवल अपनी रानी को बचाने के लिए इसे चाहते हो या इसका उपयोग अन्य पीड़ितों की रक्षा के लिए भी करोगे? राजा विक्रम कुछ क्षणों के लिए सोचते हैं। वे जानते हैं कि उनकी प्राथमिकता उनकी रानी की रक्षा करना है, लेकिन वे ये भी समझते हैं कि ये अमूल्य पुष्प केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। वे आगे बढ़कर दृढ़ता से उत्तर देते हैं। हे राक्षस राज, मैं इसे अपनी रानी के जीवन को बचाने के लिए लेना चाहता हूँ, परंतु मेरा कर्तव्य केवल रानी तक सीमित नहीं है। यदि ये पुष्प अन्य लोगों के प्राण बचाने के लिए भी उपयोगी हो सकता है तो मैं इसे समस्त पीड़ितों की सेवा में समर्पित करूँगा। राजा के इन वचनों से आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। राक्षस राज मुस्कुराते हैं और रक्षा कवच हट जाता है। तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है राजा विक्रम। ये पुष्प अब तुम्हारा हुआ। इसके गुणों का सदुपयोग करना और अपने राज्य से इसे पीड़ितों के लिए भी उपलब्ध कराना। जाओ राजा। राजा विक्रम श्रद्धा के साथ पुष्प को तोड़ते हैं और तुरंत अपनी यात्रा की ओर लौटते हैं। मंत्री चाणक्य और सैनिकों के साथ वे घोड़े पर सवार होकर महल की ओर तेजी से प्रस्थान करते हैं। राजवैद्य रानी सुरेखा के पास चिंतित खड़े हैं। रानी की हालत और भी बिगड़ चुकी है। उनकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। तभी दरवाजे पर घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। महाराज, महाराज आ गए। राजा विक्रम तेजी से कक्ष में प्रवेश करते हैं और राजवैद्य को गंधर्व पुष्प सौंप देते हैं। जल्दी करो वैद्य जी, मेरी रानी को ये अमृत दो। राजवैद्य पुष्प को विशेष औषधि में मिलाकर रानी को पिलाते हैं। कुछ क्षणों तक कोई हलचल नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे रानी की सांसें स्थिर होने लगती हैं। उनका चेहरा जो पीला पड़ चुका था वो फिर से दमकने लगता है। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। महाराज, महाराज। राजा विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वे रानी का हाथ पकड़ते हैं। सुरेखा, तुम ठीक हो? महल में हर्ष का माहौल बन जाता है। सभी दासियां और सेवक प्रसन्नता से जयकारे लगाने लगते हैं। मंत्री चाणक्य संतोष की मुस्कान के साथ राजा को प्रणाम करते हैं। महाराज, आपने न केवल अपनी पत्नी को बचाया बल्कि अपनी बुद्धिमता और पराक्रम से ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने हित से उठकर संपूर्ण राज्य की भलाई के लिए सोचता है। ये सब केवल मेरे साहस का परिणाम नहीं बल्कि मेरे गुरु और मित्र चाणक्य की बुद्धिमता, राजवैद्य की विद्या और मेरे वीर सैनिकों की निष्ठा का फल है। अब इस पुष्प का प्रयोग हम अन्य पीड़ितों के लिए भी करेंगे। ये पुष्प केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए वरदान है।
राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वीरपुर के नागरिक अपने राजा की महानता का गुणगान करने लगते हैं और इसी तरह राजा विक्रम ने न केवल अपनी रानी को बचाया बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी।